स्टूडेंट्स, तो हमने ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया था। 1 किलोग्राम यूरेनियम से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, जब एक परमाणु से कितनी मिल रही थी, वहां पर हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक परमाणु से विखंडन से हमें कितनी एनर्जी मिल रही थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन कराएं तो वहां से लगभग कितनी यूनिट हमें मिल रही थी, 2 करोड़ 27 लाख यूनिट हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो जो न्यूक्लियर प्लांट है तो वो बहुत ही उपयोगी है एनर्जी के लिए कि आप थोड़े से यूरेनियम से कितनी ज्यादा एनर्जी वहां पर या यूनिट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखो यूरेनियम विनिमय यूरेनियम 235 के विनिमय यूरेनियम 235 के रिएक्टर से मिलने वाली विनिमय यूरेनियम 235 के रिएक्टर से मिलने वाली शक्ति की गणना करो। शक्ति की गणना करो यदि 2.35 किलोग्राम, ग्राम नहीं किलोग्राम, 2.35 किलोग्राम ईंधन, यदि 2.35 किलोग्राम ईंधन 10,000 घंटे में, यदि 2.35 किलोग्राम ईंधन 10,000 घंटे में खर्च हो जाता है, विनिमय यूरेनियम 235 के रिएक्टर से मिलने वाली शक्ति की गणना करो। यदि 2.35 किलोग्राम ईंधन 10,000 घंटे में खर्च हो जाता है तथा प्रत्येक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रत्येक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन। इसको करेंगे कैसे, देखो इधर पूरा फोकस इधर करो, फिर लिख लेना आराम से। पूरा फोकस इधर है बच्चे। देखो विनिमय यूरेनियम 235 है, कितना किलोग्राम दे रखा है, 2.35 किलोग्राम दे रखा है। 2.35 किलोग्राम में हम क्या निकालें, परमाणुओं की संख्या निकाल लें। एक परमाणु से मिलने वाली एनर्जी उसने दे रखी है कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जो परमाणु होंगे इतने किलोग्राम में, उसमें हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए मोल अवधारणा निकालेंगे। क्योंकि विनिमय यूरेनियम 235 के 235 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या कितने के बराबर होगी, आवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी हो जाएगी। और यदि 1 ग्राम में हम बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना हो जाएगा, 235। हमें कितने ग्राम में चल रहा है तो इसको ग्राम में चेंज करना है, इसलिए 2.35 इंटू 1000 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, इसको लिख दो 2.35 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये 3, 10⁻3 अपॉन में 235, अपॉन में 235 ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें ये क्या मिल गए, परमाणु मिल गए। क्या मिल गए, परमाणु। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे, 6.023 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 26, 235 से 235 जाएगा और पॉइंट की जो नीचे जीरो बचेंगी, 2 जीरो नीचे, तो उससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 24, इतना बच जाएगा हमारे पास। ये परमाणु बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इतने हमारे पास परमाणु हो गए। क्योंकि एक परमाणु से प्राप्त ऊर्जा, एक परमाणु से प्राप्त ऊर्जा कितनी है हमारे पास, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए कितने से 6.023 इंटू 10⁻24 परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻24 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यदि हम चेंज करना चाहें, 10⁻24 इंटू 200 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। मेगा की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना है तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इस तरह से, तो यहां तक इसको कंप्लीट करो पहले, वॉट इनटू सेकंड। लेकिन वो पूछ रहा है शक्ति, क्वेश्चन को पढ़ें,
2.35 किलोग्राम ईंधन 10,000 घंटे में खर्च हो रहा है। तो शक्ति की गणना करनी है, मिलने वाली शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, वो निकालनी है। यहां तक तो हमारे पास एनर्जी निकल कर आई है। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 19.2736 इंटू 10 पावर 13, 10 पावर 13 जूल इंटू सेकेंड, सॉरी जूल इंटू सेकेंड नहीं, वॉट इंटू सेकेंड। ये तो क्या आ गई हमारे पास? ऊर्जा। यहां तक लिखो इसको। इसके बाद वो शक्ति पूछ रहा है, क्योंकि शक्ति कितनी होती है? शक्ति, पावर, पी से रिप्रेजेंट करते हो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास कार्य ऊर्जा के ही रूप है कि कितनी एनर्जी वहां से निकल रही है, वो ऊर्जा है हमारे पास 19 ये 2736 इंटू 10 पावर कितना 13 और अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है वो कितने टाइम के लिए है? 10,000 घंटे। तो ये मात्रा किसमें है? वॉट इंटू सेकंड में है। तो हमें सेकंड में बदलना होगा इसको, 10,000 घंटों को। तो 10,000 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड हो जाएंगी। सेकंड से सेकंड जाएगा तो वॉट बचेगा। ये किस में आ गया? सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड जाकर हमारे पास जो शक्ति आएगी वो किस में आ जाएगी? इसको सॉल्व करने के बाद वॉट में आ जाएगी। वही निकालनी है क्योंकि शक्ति की गणना करवा रहा है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है 5.35 इंटू 10 पावर 6 वॉट आ रही है, या इसको हम लिख सकते हैं शक्ति को 5.35 मेगावाट। इतनी हमें शक्ति वहां पर प्राप्त हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर से। कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना कंप्लीट होने के बाद। स्वतः सममित विखंडन, नेक्स्ट हेडिंग है स्वतः सममित विखंडन एवं विभव रोधी का ब्रैकेट में लिख देना विभव प्राचीर। प्राचीर कहते हैं दीवार को, विभव प्राचीर। स्वतः सममित विखंडन एवं विभव रोधिका या विभव प्राचीर। तो नाम से पता पड़ रहा है, इधर देखो, पूरा फोकस इधर करो। स्वतः मतलब खुद ब खुद, सममित विखंडन हो जाएगा। सममित मतलब समान रूप से, जैसे कि कोई भी तत्व है एक्स जेड ए, उसका स्वतः ही विखंडन हो गया। सममित, सममित मतलब समान परमाणु क्रमांक जिनका होगा उनमें, यानी कि ये Z/2 के दो परमाणुओं में टूट जाएगा, J/2 और A/2। इस तरह से दो किस में टूट जाएगा? स्वतः ही। इस पर बाहर से कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये स्वतः ही X दो समान परमाणुओं में या समान नाभिकों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसी को हम नाम देंगे स्वतः सममित विखंडन। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालनी है। इसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन लिखो इसमें हेडिंग डालने के बाद, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि स्वतः सममित विखंडन होने के लिए, सिद्ध कीजिए कि स्वतः सममित विखंडन होने के लिए ऊर्जा की शर्त, स्वतः सममित विखंडन होने के लिए ऊर्जा की शर्त Z2/A ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए। Z2/A ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए तथा विभव रोधिका, ब्रैकेट में लिख देना, विभव प्राचीर को समझाइए। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके पास कि स्वतः सममित विखंडन के लिए, मतलब कोई भी तत्व है उसका स्वतः सममित विखंडन अगर हो रहा है तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। उसके लिए Z2/A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ग्रेटर देन 15 आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उसका स्वतः सममित विखंडन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया यहां तक। इसके बाद स्वतः सममित विखंडन हेडिंग डालो आंसर करके। स्वतः सममित विखंडन लिखना है इसमें, जब कोई भारी नाभिक ZXA, जब कोई भारी नाभिक ZXA स्वतः ही दो समान द्रव्यमान संख्या A/2 तथा परमाणु क्रमांक, दो समान द्रव्यमान संख्या A/2 तथा परमाणु क्रमांक Z/2 वाले नाभिकों में विखंडित हो जाता है, तब इस विखंडन को स्वतः सममित विखंडन कहते हैं। स्वतः सममित विखंडन कहते हैं। स्वतः विखंडन की प्रक्रिया को सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र के द्वारा समझाया जा सकता है। स्वतः सममित विखंडन की प्रक्रिया को सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र के द्वारा समझाया जा सकता है। अब इसको लिखो, ZXA से बन रहे हैं, बाई दो तत्व हैं, समान बन रहे हैं, अतः सममित, इसको लिखने के बाद लिखना, अतः सममित विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, मतलब इससे जब ये बन रहा होगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इसी को बोल रहे हैं हम निर्मुक्त ऊर्जा। इसको नाम भी देते हैं यहाँ पर विखंडन ऊर्जा। क्या देते हैं इसको नाम? विखंडन ऊर्जा। तो उस विखंडन ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हो? वो एनर्जी कहां से निकलेगी? यहाँ पूरा का पूरा हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण रूल फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इससे जब ये बन रहे होंगे, ये दोनों तत्व बन रहे होंगे, तो इससे यहाँ पर बनने में कहीं ना कहीं द्रव्यमान में क्षति हुई होगी, और वो द्रव्यमान में होने वाली क्षति ही यहाँ पर किसके रूप में रिलीज हो गई होगी? एनर्जी के रूप में। तो वो एनर्जी हमें निकालनी है, उसको नाम दे रहे हैं हम विखंडन ऊर्जा या फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी की वजह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? EF से। तो आप बता सकते हो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? द्रव्यमान क्षति को हम किस तरह से लिखेंगे? इसका द्रव्यमान हमने मान लिया MZA, इसका द्रव्यमान हमने रिप्रेजेंट कर दिया MZA। Z परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है। इसमें से हम 2 टाइम्स ऑफ MZ/2 और A/2, यानी कि ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या वाले जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान को हम क्या कर दें? इसमें से घटा दें। तो इनके संगत जो द्रव्यमान में होने वाली क्षति है वही ऊर्जा के रूप में होगी। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ तो द्रव्यमान को घटाया है और उसको ऊर्जा के बराबर लिख दिया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहां क्योंकि इंटू C² होना चाहिए था, वो C² इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले भी किया था एक जगह हमने, पहले ध्यान हो तो आपको, जहां पर हम क्या पढ़ रहे थे? सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र पढ़ रहे थे, जहां MZA MZ/2 A/2 किसमें है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर यहाँ पर C² से मल्टीप्लाई करते तो AMU में होते, ये एटॉमिक मास यूनिट में होते, लेकिन हम सीधा ही इनको किस में ले रहे हैं? एनर्जी की टर्म में। जैसे कि
एक एएमयू किसके संगत होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत होता है। उसी के संगत हमने इन द्रव्यमानों को ले लिया किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि जितना एएमयू होगा उसी के संगत उनकी एनर्जी को हम यहां से निकाल सकते हैं किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब यहां पर हमें सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र, चूंकि इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, चूंकि इधर देख लो पहले, चूंकि सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र कितना होता है? m ऑफ जेड ए, वो कितना होगा? जेड mn mp मास ऑफ प्रोटॉन, a माइनस जेड mn मास ऑफ न्यूट्रॉन टोटल। ये ए द्रव्यमान है तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन होंगे। इसमें से हम घटा रहे थे किसको? ए बी ए, याद है क्या? याद होना चाहिए। ठीक है, तीन तो आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलम ऊर्जा, ये हो गई। ये पहली वाली नेगेटिव चलती थी, सॉरी पहली वाली पॉजिटिव चलती थी और सभी नेगेटिव थी, लेकिन बाहर का माइनस होने की वजह से ये माइनस हो गई और सभी पॉजिटिव हो जाएंगी। और असममित ऊर्जा ये कितनी होगी? a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पर ap यानी कि युग्मन ऊर्जा, और इसकी वैल्यू कितनी थी? ap अपॉन a की पावर में 3/4। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2। तो यहां तक लिखो पहले। यहां पर एक कंडीशन लगानी है, भारी नाविकों के लिए यहां पर हमें क्या करना है? केवल इस वाले फॉर्मूले के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते हुए इसमें पुट करनी है और वहां से EF निकालना है। और अगर सममित विखंडन हो रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही होगी, यानी कि EF ग्रेटर देन 0। उस कंडीशन को लेते हुए हमें z² अपॉन a ग्रेटर देन 15 वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो भारी नाविकों के लिए जो भारी नाविक होगा तो उसका जो परमाणु क्रमांक है 1 की तुलना में तो बहुत अधिक होगा। ठीक है, तब समीकरण 2 से देखो कितना चेंज करेंगे? z है वो 1 की तुलना में बहुत अधिक है, तो 1 को इसके सापेक्ष हम नेग्लिजिबल मान लेंगे बस इस वाले टर्म में, और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो m ऑफ जेड ए कितना हो जाएगा बताओ? z ऑफ mp प्लस a माइनस जेड mn। ठीक है, और इसके बाद माइनस ab a प्लस a की पावर में 2/3 प्लस ac जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर अपॉन a की पावर में 1/3 प्लस a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, और प्लस में ap a की पावर में यहां पर कितना है? 2/3, सॉरी 3/4, a की पावर में 3/4। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 3। तो इसको देखते हुए हम सिमिलरली ये नहीं लिख सकते क्या? m ऑफ z/2 a/2 इसको लिख सकते हैं। इसको देखते हुए कैसे? z के स्थान पर z/2 पुट कर दो, a के स्थान पर a/2 पुट कर दो, तो z/2 mp प्लस a/2 माइनस के z/2 mn माइनस के ab a/2 प्लस as a/2 की पावर में 2/3 प्लस ac यहां पर कितना हो जाएगा? z/2 का होल स्क्वायर अपॉन a/2 की पावर 1/3। इस तरह से हो जाएगा। आगे इसमें a/2 माइनस की
जेड बाई टू, तो जेड ही बचेगा स्क्वायर अपॉन ए बाई टू, इस तरह से, और ए पी अपॉन ए बाई टू की पावर में कितना हो जाएगा 3/4, इतना चेंज हो जाएगा क्योंकि जेड के स्थान पर जेड बाई टू रखा है और ए के स्थान पर ए बाई टू रखा है। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी ये, 5 नहीं 4, इक्वेशन नंबर 4, यहां तक लिखो इसको। और इन वैल्यू को समीकरण 1 में हमें क्या करना है, पुट करना है। जहां पर जेड था जेड बाई टू रख दिया, जहां ए था वहां ए बाई टू रख दिया। और पहले भी हम एक चीज को बता रहे थे कि जो युग्मन ऊर्जा है ये बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इस वाली टर्म को यहाँ पर भी हम नेग्लिजिबल ही मानकर चलेंगे। पहले भी हम जहां पर स्थायित्व का प्रतिबंध निकाला था वहां पर भी हम इस वाली टर्म को नेग्लिजिबल मानकर चल रहे थे युग्मन ऊर्जा को, वही सेम काम यहीं पर भी करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1 में 3 व 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर कितना मान आ जाएगा हमारे पास। इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ई एफ, ठीक है, पहले हम रख देते हैं एम ऑफ जेड ए और 2 टाइम्स ऑफ उसकी रखेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी 2 टाइम्स को करते हुए घटाना है इसमें से, तो इसको 2 टाइम्स करोगे तो जेड एमपी से जेड एमपी कट जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स करोगे तो इससे ये कट जाएगा, ए बी ए यहाँ पर भी 2 टाइम्स करोगे तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि माइनस में चलेगी ये वाली समीकरण 1 में रखते हुए। तो ये 3 टर्म तो कैंसिल आउट हो गई एक दूसरे से। अब ये बचेगी ए एस ए की पावर में 2/3 माइनस में इसकी आ जाएगी ए एस ए बाई 2 की पावर में 2/3, ठीक है, प्लस में ये वाली बचेगी ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर में 1/3, इसकी बचेगी एसी वाली एसी जेड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4 लिख दिया और ए की पावर में 1/3 और ऊपर पहुंच जाएगा 2 की पावर में 1/3। इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, इस वाली टर्म को माइनस करते हुए। लेकिन एक मिस्टेक हो गई, इसको 2 टाइम्स कर रहे थे तो 2 का और मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स हो रहा था तो घटाते हुए लिख दी। और इसके बाद इस वाली टर्म में कितना होगा कुछ ये कट जाएगी क्या, देखो इसको यदि हम इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं a बाई 2 a माइनस 2 जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हुए, और इसमें से हमने बाहर ले लिया 4 और a बाई 2, तो ये बचेगा 2a और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना रखना ही है वैल्यू तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इस टर्म से ये टर्म भी कट जाएगी, ठीक है, इस टर्म से ये टर्म भी कट जाएगी, केवल s वाली बचेगी और c वाली बचेगी। ये a वाली टर्म आपस में इसका दुगना रखने पर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। और प्लस में जो AP वाली एनर्जी है उसको हमने कितना मान लिया, AP वाली पद आएंगे लेकिन वो और सभी को मान लिया, AP से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको नेग्लिजिबल एनर्जी हमने मान लिया, नगण्य ऊर्जा हमने मान लिया। तो EF इक्वल टू कितना आएगा, AS सॉरी इसमें से a की पावर 2/3 को हम कॉमन लेते हैं, a की पावर 2/3 as को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस as और a की पावर 2/3, तो यहां पर 2 अपॉन 2 की पावर 2/3 ये बचेगा, सीधा देख सकते हो गया, एक जाएगा इसमें से तो 2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 1/3, 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 ये बच जाएगा, ठीक है, प्लस में AC जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3, इस वाली टर्म को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस AC जेड स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 इस तरह से लिख लिया,
और ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचेगा 2 की पावर 2/3 और इसमें से 1/3 में से जाएगा -1, तो 1 - 3/3 कितना आ जाएगा ये माइनस के 2/3, तो नीचे बचेगा 1 e की पावर में 2/3। यहां तक कंप्लीट करें इसको, यहां तक लेके आए इसको। as a की पावर 2/3, तो 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस के 2/3, ठीक है 1/3 ऊपर बचेगा ना, ये ऊपर बचेगा नीचे नहीं, 2 की पावर 1/3 ऊपर आएगा। सॉल्व करने के ऊपर देख लेना इसको। EF इक्वल टू ए की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, AS 1 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस में AC जेड स्क्वायर अपॉन यहां पर कितना होगा ए की पावर अगर 2/3 कॉमन ले लिया तो ए की पावर 2/3 का भाग देना होगा, तो ये कितना बच जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन ए और 1 माइनस और ये 2 की पावर होगा 2 की पावर 2/3 ना कि ए की पावर, ठीक है 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2/3 इतना बचेगा। ये इन दोनों में से कॉमन लिया था और इन दोनों में से कॉमन लिया था। यहां तक कंप्लीट करें इसको। EF इक्वल टू ए की पावर में 2/3 AS इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.26 प्लस में AC जेड स्क्वायर अपॉन ए इसकी वैल्यू हो जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 0.37, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास EF इक्वल टू कितना ए की पावर में 2/3 और अंदर वाली जो चीज है वो बचेगी माइनस के 0.26 AS और साथ के साथ बचेगा प्लस AC जेड स्क्वायर अपॉन ए 0.37 इतना बचेगा। तो EF इतना ही लिख दो यहां तक अभी। तो स्वतः सममित विखंडन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है कि वहां पर जो निर्मुक्त ऊर्जा है विखंडन ऊर्जा है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। स्वतः सम्मित विखंडन के लिए आवश्यक है कि विखंडन ऊर्जा या निर्मुक्त ऊर्जा निर्मुक्त जो ऊर्जा है यानी कि EF है वो कितना हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ये होनी चाहिए। तब समीकरण इसको डाल देना 5
समीकरण 5 से इसकी वैल्यू है EF ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो समीकरण 5 से a की पावर 2/3 माइनस के 0.26 AS प्लस AC जेड स्क्वायर अपॉन a 0.37, इसकी वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, धनात्मक संख्या है, तो इसका मान इंप्लाइज करके लिख सकते हैं। अंदर वाली जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक जेड स्क्वायर अपॉन a 0.37, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, इसको लिख दो। यहां तक लिखो इसको पहले। ठीक है, और इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आएगा इसमें यहां से AC जेड स्क्वायर अपॉन a 0.37 ग्रेटर देन, इधर ले गए तो 0.26 AS, तो जेड स्क्वायर अपॉन a ग्रेटर देन 0.26 AS, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा 0.37 AC। ठीक है, जहां AS और AC कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू होगी 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स रहती है। AC जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं इसमें मान रखने पर, तो यहां पर जेड स्क्वायर अपॉन a कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो जहां तक एक क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया कि स्वतः सममित विखंडन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो कितनी होनी चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन a ग्रेटर देन 15। आज के लिए यहां तक, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।